ओके, एक 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। बाकी सब जॉइन करते ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, कल जो मैन्यू ड्रिवन कोड हमने देखा था, वो कंप्लीट है एवरीवन? यस, ओके दिव्यानी, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके चेतन, यस यस, नाइस, यस, सो इन प्रोग्रेस, ओके हर्षदा, एटलीस्ट 2-3 फंक्शनैलिटीज़ तो कंप्लीट हुई है, राइट? ओके, यश, इतने दिन से कहाँ थे? प्रीवियस लेक्चर्स देखे आपने? अच्छा, ठीक है। जितने जल्दी पॉसिबल है प्रीवियस सेशंस कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अच्छा, देन ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, सो ये मेन्यू ड्रिवन कोड हमने कल देखा था, जहाँ पे हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ एक ही कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड जब हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ एक ही कोड में लिखते हैं, तो यहाँ पे रीडैबिलिटी चली जा रही है। रीडैबिलिटी मिस होने का रीज़न एक ही है, एक ही कोड में हमने बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ डाल दी। ये सेम एज़ कैसे है? जैसे कि अपने घर में कोई तो शादी है और उस शादी में सारे काम हमने प्रेमराज को बोल दिए, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, करेक्ट? गुड इवनिंग। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सारे शादी के काम अगर हम एक ही इंसान को देते हैं, तो उस इंसान का मतलब बहुत सारा लोड आ जाएगा उस इंसान पे, राइट? अ, प्रेमराज, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो फाइल शेयर कर दो, मैं चेक कर लूँगी, ठीक है? या फिर अभी डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर दैट आई विल चेक योर कोड्स। यस। तो जैसे हमने कल बात की थी कि अगर हम एक ही इंसान को सारे काम बताएँगे, तो उसे करने के लिए टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्लस 2 चीज़ें एक-दूसरे में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, एक ही इंसान पे सारा लोड देने के बाद। तो कन्फ्यूजिंग है, टायरिंग है एंड सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी। सो वी डिसाइडेड टू डिवाइड द टास्क। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़, लेकिन ये सारी मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हम एक ही फाइल में, एक ही कोड में लिख रहे हैं। इसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, रीडैबिलिटी मिस हो रही है। अब हमें इस कोड को सॉर्टेड करना है एंड व्हेनेवर वी वांट टू सॉर्ट द कोड, अपने इस कोड को छोटे-छोटे पार्ट्स में यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज़ देयर आर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। ये फंक्शनैलिटी है जो सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करती है। ये फंक्शनैलिटी है जो प्राइम नंबर है या नहीं वो चेक करती है। ये फंक्शनैलिटी है जो नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं वो चेक करती है। तो हर एक टास्क को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो टास्क को सेपरेट कैसे करेंगे? आज हमें वो देखना है। तो टास्क को सेपरेट करने के लिए देयर इज सिंपल फॉर्मेट या सिंपल फीचर व्हिच वी आर गोइंग टू यूज़, दैट इज फंक्शन। सुना है?
आई थिंक हमें फंक्शन की ही मतलब फंक्शन से ही ज़्यादा डर लगता है, या क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ करना है, ये जनरली समझ में नहीं आता। ये होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फंक्शन। सो सिंपल, जैसे मैंने अभी कहा कि हम हर एक टास्क को सेपरेट आउट करेंगे यूजिंग द फीचर ऑफ फंक्शन। हर एक टास्क जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट टास्क इज नथिंग बट सम लाइन ऑफ कोड और वी कैन से ब्लॉक ऑफ कोड। करेक्ट है? एमस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक, ये एक पूरा ब्लॉक है ऑफ एमस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड, कह सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर है? इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। फंक्शन इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड। अब व्हाट तो क्लियर हो गया, बट व्हाई वी नीड फंक्शन? तो व्हाई के आंसर, दो आंसर्स हमने कल ही देखे। फर्स्ट इज रिडेबिलिटी, एज वी कैन सी कि एक ही लाइन, एक ही फाइल में सारा कोड लिखने की वजह से रिडेबिलिटी मिस हो रही है। सेकेंड चीज मॉड्यूलरिटी, हर एक टास्क को सेपरेट आउट करना इज नोन एज मॉड्यूलरिटी। ठीक है? एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज रीयूजेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? रीयूजेबिलिटी। कैसे? अब दिव्यानी को सारे मेकअप आर्टिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। करेक्ट? तो एक शादी में दिव्यानी को मैंने बताया था कि भाई तुम मेकअप आर्टिस्ट का देख। तो उसी टाइम पे दिव्यानी ने सारा रिसर्च करके रखा है, कौन सी मेकअप आर्टिस्ट अच्छी है, कौन सी हम कह सकते हैं अफोर्डेबल है एंड एवरीथिंग। तो नेक्स्ट टाइम जब अपने घर में शादी रहेगी, तो मेकअप आर्टिस्ट का जो टास्क है वो हम फिर से दिव्यानी को ही देंगे। क्या लगता है? उस टाइम पे अगर मैं स्नेहल को बोलती हूँ कि नहीं, इस शादी में ना मेकअप आर्टिस्ट का काम जो है वो स्नेहल तुम कर लो, तो फिर से स्नेहल को सारा रिसर्च करते बैठना पड़ेगा। यस और नो? टाइम वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं स्नेहल को बोलती हूँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें टाइम ही वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं फिर से दिव्यानी को ही बोलूंगी कि दिव्यानी तुम मेकअप आर्टिस्ट का देख लो, क्योंकि उसके पास सारा इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी रेडी है। अब दिव्यानी को सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करना है, करेक्ट, एग्जीक्यूट करना है। दिस इज नथिंग बट रीयूजेबिलिटी। एक बार कोड लिख के रखो, एक बार बस लिखो एंड मल्टीपल टाइम्स उसे यूज करो। क्लियर है? रीडेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी। रीयूजेबिलिटी के लिए सिंपल सेंटेंस लिखो, डिफाइन वंस। फंक्शन के लिए डिफाइन वंस, कॉल मेनी टाइम्स। डिफाइन वंस, कॉल मेनी टाइम्स। ठीक है? अब यहाँ पे दो न्यू कीवर्ड्स हम कह सकते हैं हमें इंट्रोड्यूस हुए, दैट इज डिफाइन एंड कॉल। तो जब भी हम फंक्शन के साथ काम करते हैं तो हमें दो टास्क इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज फंक्शन डिफाइन करना, सेकेंड वन इज फंक्शन कॉल करना। लेट्स सी कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है एंड फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है। ठीक है? सो सबसे पहले फंक्शन कॉल। ठीक है? फंक्शन कॉल में कौन सी चीजें इंक्लूडेड रहती है वो नोटिस करो। फंक्शन कॉल जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम और वेरिएबल डिक्लेरेशन के सेम रूल्स है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में जैसे स्पेस अलाउड नहीं है, वैसे ही फंक्शन नेम में स्पेस अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने बीच में अंडरस्कोर डाल दिया। सो फंक्शन नेम एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। इसमें अपना एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज पैरामीटर्स इफ एनी। पैरामीटर्स इफ एनी, अगर कोई भी पैरामीटर है तो यहाँ पे कंपल्सरी एक नोट हमें लिख के रखनी है। इफ देर आर पैरामीटर देन वी कैन पास वेरिएबल। जो भी पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स वी कैन पास थ्रू वेरिएबल।
और वैल्यू। ठीक है, parameters if any. If answer is yes, then we can pass either variable or value. This is nothing but your function call. After that comes function definition. जब हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करते हैं तो इन फंक्शन डेफिनेशन देयर आर थ्री थिंग्स। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो देयर शुड बी वन कीवर्ड दैट इज डेफ। वी आर गोइंग टू यूज कीवर्ड डेफ। डेफ, then function name, and again same question, parameters if any, parameters if any। ठीक है, अगर अपने पास कोई पैरामीटर्स है तो कंपलसरी वो पैरामीटर्स हमें वेरिएबल के थ्रू ही रिसीव करने हैं। ओनली वेरिएबल्स। ठीक है, ओनली वेरिएबल्स। फंक्शन कॉल में आपके पास ऑप्शन था, आप वेरिएबल या फिर डायरेक्टली वैल्यू, डायरेक्टली 10 20 ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। बट इन फंक्शन डेफिनेशन आपके पास ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी वी हैव टू यूज वेरिएबल्स ओनली। एंड देन colons, as we all know, colon represents the block and this is the block which belongs to function। ये डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन की हेल्प से आपका जो भी लाइन ऑफ कोड है वो यहाँ पे लिख दो। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, दिस इज कंसिडर्ड एज algorithm or logic। This is all considered as algorithm or logic। ठीक है, एंड लास्ट में सबसे लास्ट लाइन रहेगी रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट इफ एनी। अगर मुझे इस फंक्शन से कुछ भी वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके लिए लास्ट लाइन है दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट इफ एनी। ये सिर्फ सिंटैक्सेस है, इन्हें यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सिंटैक्स या हम कह सकते हैं सिंपल फॉर्मेट क्लियर है फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन का, ये नोट डाउन कर लो पहले। वाई फंक्शन कॉल, व्हाट इज फंक्शन कॉल, देन फंक्शन, इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। ये जो मैंने लिख के दिया है दिस इज नोन एज फंक्शन प्रोसीजर। दिस इज नोन एज फंक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो पहले तो व्हाट एंड वाई क्लियर कर लो, आफ्टर दैट फंक्शन प्रोसीजर नोट डाउन कर लेना।
फंक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो गई? यस, दिव्यानी, स्नेहल। अरे वाह! नाइस। यस, एवरीवन। सबका यस आने के बाद, सॉरी, डी फॉर डन आने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अरे वाह! नाइस। अब ये फंक्शन प्रोसीजर आपने जब नोट डाउन की तो क्लियर है। फंक्शन डिफाइन करते वक्त डेफ कीवर्ड मैंडेटरी है। फंक्शन कॉल के करने करते वक्त आपको डेफ कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस आपको नोट डाउन करने हैं। चलो। सो वी राइट वी राइट और डिफाइन वी राइट और डिफाइन फंक्शन once and call it many times. Second sentence, every function call, every function call gets new stack frame. Every function call gets new stack frame. Stack frame of last function call of last function call is at top. Stack frame of last function call is at top. After completing execution, after complete completion of execution of last function call, after completion of execution of last function call, stack frame stack frame of that function get vanished. Stack frame of that function get vanished. And then second last and then second last or previous and then stack frame and then stack frame of previous function call and then stack frame of previous function call becomes top stack frame. And then
Stack frame of previous function call becomes top stack frame. अभी के लिए ये सिर्फ नोट करो, इस हर एक लाइन का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? कंप्लीट है एवरीवन? यस। Then there are four types of function. There are four types of function. Let's note down the type. Type 1 without parameter, without return type. ये W/O इसका मीनिंग है without. So without parameter, without return type. Second type is without parameter with return type. Without parameter with return type. Third is with parameter. Without return type. With parameter without return type. And fourth one is with parameter with return type. ओके? अभी तक मतलब लेक्चर स्टार्ट होने से अभी तक मतलब कहाँ से? व्हाट इज फंक्शन, व्हाई फंक्शन, फंक्शन प्रोसीजर, देन ये बेसिक थ्योरी अबाउट फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन, ये सारे पॉइंट्स अभी आपको फिर से नोटबुक में नोट करने हैं। एक ही बार, एक बार ऑलरेडी लिखे हैं, फिर से एक बार आपको ये स्टार्टिंग से अभी तक सारे पॉइंट्स फिर से नोट डाउन करने हैं। जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कंपल्सरी करना है। सारे वो वर्ड्स अपनी आंखों के नीचे से जाने चाहिए, हाथ के नीचे से जाने चाहिए, सो दैट जब भी मैं वो वर्ड्स यूज करूं आपको उसका मीनिंग क्लिक होते जाए।
हे स्नेहल। यस, बाकी सबका जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है? ओके प्रेमराज दिव्यानी। ओके, नाइस। अब हम देखते हैं फंक्शन का सिंटैक्स जो हमने लिखा है वो एग्जैक्टली यूज कैसे होता है, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ मिनट। अब जैसे मैंने कहा कि फंक्शंस के देयर आर फोर टाइप्स अपने पास। आई एम सो सॉरी। अपने पास टोटल फोर टाइप्स के फंक्शन है। टाइप वन इज विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। टाइप टू इज विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। देन विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप।
सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। इसकी वजह से फंक्शन का सिंटैक्स कुछ भी चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली टाइप वाइज देखते हैं। सो टाइप 1, ठीक है, सो demo1.py। अभी तक हम जो भी कोड लिख रहे थे वो नॉर्मल फाइल में कोड लिख रहे थे, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, नंबर 1 is 10, then my number 2 is 20. So number 1 is equals to 10, number 2 is equals to 20, and sum is equals to num1 plus num2, and after that print sum of num1 and num2 is equals to sum। ये अभी तक का अपना सिंपल कोड था, जिसे एग्जीक्यूट करने के बाद हमें करेक्ट आउटपुट भी मिल रहा था। As we can see, sum of 10 and 20 is equals to 30, सॉर्टेड था। लेकिन यहाँ पे मैं एडिशन कर रही हूँ, इसके तुरंत बाद फॉर एग्जाम्पल मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। सो सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2, एंड इसके बाद अगेन मेरे पास ये एक सेंटेंस है, बस यहाँ पे मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल्स टू सब। करेक्ट है। अब एक ही कोड में मैंने दो टास्क एग्जीक्यूट किए। फर्स्ट टास्क इज ऑफ एडिशन, सेकेंड टास्क इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी के लिए दो ही टास्क है, दोनों टास्क एक एक लाइन के, इसलिए हमें इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन जब हम मेन्यू ड्रिवन जैसा लेंथी कोड लिखते हैं, इन दिस लेंथी कोड हमें रीडेबिलिटी का इशू होता है। तो ये इशू निकालने के लिए विल स्टार्ट विद दिस स्मॉल स्निपेट्स, कि पहले एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन कैसे लिखने हैं वो देखते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि मुझे एडिशन परफॉर्म करनी, मुझे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी, ये दोनों डिफरेंट टास्क है। तो सबसे पहले हमें टास्क आइडेंटिफाई करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क हमें आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया एडिशन का टास्क। फिर मैंने डिसाइड किया चलो एडिशन करनी है ना, तो एडिशन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। पहले हम डायरेक्ट कोड लिखते थे, अब हम डायरेक्ट कोड नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, एडिशन का जो टास्क है उस सेपरेट टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करते समय हमें पता होता है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज के लिए फंक्शन लिखना है। अभी हमें कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है, एडिशन। तो अगर मुझे एडिशन का टास्क एग्जीक्यूट करना है तो फंक्शन नेम शुड बी एडिशन। मैं यहाँ पे XYZ लिख सकती हूँ क्या? यस आई कैन। लेकिन फंक्शन नेम ऐसा होना चाहिए जिसके नाम से पता चले उसका काम क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट लिखती हूँ, नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या है, प्रिंटिंग का है। हम इनपुट मेथड यूज करते थे यूजर से वैल्यू स्कैन करने के लिए। नाम में है कि इनपुट मतलब इसका काम क्या है, यूजर से इनपुट लेना। वैसे ही अपना फंक्शन नेम होना चाहिए जिसके नाम से पता चले इसका काम क्या है। अब जैसे हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम टाइप 1 का फंक्शन देखेंगे। टाइप 1 इज विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। अपने लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, विदाउट पैरामीटर। सो फंक्शन नेम इज एडिशन। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं कि भाई ये फंक्शन है, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना। फंक्शन नेम, सॉरी, फंक्शन नेम और वेरिएबल नेम, इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो डिफरेंस पता चलता है बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर अपने किसी भी आइडेंटिफायर के सामने ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स है, देन इट इज कंसिडर्ड एज फंक्शन नेम। अगर आपके आइडेंटिफायर के सामने ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स वगैरह कुछ नहीं है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल नेम, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ फंक्शन। ठीक है।
लेकिन अभी हमने जो किया है, दिस इज नथिंग बट फंक्शन कॉल। अब हम फंक्शन कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन तभी कॉल कर सकते हैं जब अपने पास वो फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। करेक्ट है? हम फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तब कॉल कर सकते हैं जब अपने पास वो फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। फंक्शन एग्जिस्ट करता हो मतलब क्या? तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टू डिफाइन द फंक्शन। कभी भी अगर हमें कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज द कीवर्ड डेफ। डेफ, देन फंक्शन नेम है एडिशन, देन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। अब मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास किया है क्या? फंक्शन कॉल करते समय मैंने कुछ भी पैरामीटर्स लिखे हैं क्या? नो। अगर मैंने फंक्शन कॉल करते समय कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किए, इसका मतलब है जब मैं फंक्शन डिफाइन करूंगी एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन मुझे कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज कोलन एंड देन अपना एडिशन का कोड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। पैरामीटर पास नहीं किया है, लेकिन मुझे एडिशन तो करनी है। इफ आई वॉन्ट टू परफॉर्म द एडिशन, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? दो नंबर्स। सो आई राइट num1 कॉमा num2 इज इक्वल्स टू 10 कॉमा 20। ठीक है, एक साथ मैंने दो वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन कर दी। आफ्टर दैट आई इंट्रोड्यूस थर्ड वेरिएबल दैट इज सम। सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। सो num1 प्लस num2 एडिशन कंप्लीट हो गई। अब जो भी सम है वो सम यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। सो विल सिंपली राइट प्रिंट सम ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल्स टू, और जो भी सम वेरिएबल की वैल्यू है वो सम वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। सो दिस इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज समथिंग नोन एज फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन कॉल करेंगे। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल करते समय पहले वो फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए, इसलिए हमने सबसे ऊपर फंक्शन डिफाइन किया। ऊपर ही क्यों किया? एज वी ऑल नो, पाइथन इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। करेक्ट है? पाइथन इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। अगर पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है तो लाइन 1 से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। लाइन 1 से हम अपना कोड इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लाइन नंबर 7 पे फंक्शन कॉल करते हैं तो लाइन नंबर 7 से पहले वो फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है, तभी हम लाइन नंबर 7 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इन पाइथन वी ऑलवेज डिफाइन फंक्शंस बिफोर कॉलिंग इट। मतलब यहाँ लाइन नंबर 7 पे अगर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उससे पहले फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है। जैसे हमने एडिशन के लिए फंक्शन लिखा, सिमिलरली विल राइट वन फंक्शन फॉर सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन, ये मेरा फंक्शन नेम है। मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल तो किया, लेकिन पहले डिफाइन करना जरूरी है। सो फर्स्ट डिफाइन फंक्शन नेम, सॉरी फर्स्ट डिफाइन फंक्शन दैट इज सब्ट्रैक्शन। विदाउट पैरामीटर सब चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ फंक्शन कॉल करते समय कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। फंक्शन कॉल करते समय अगर मैं कुछ पैरामीटर्स पास नहीं करती हूँ तो फंक्शन डिफाइन करते समय मैं कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं करूंगी। यहाँ पे हम सिंपली num1 एंड num2 की जो भी वैल्यू है वो डिफाइन करेंगे एंड आफ्टर दैट we'll execute it, that is subtraction is equals to num1 minus num2 and then subtraction of num1 and num2 is equals to this। ये हम प्रिंट करेंगे। क्लियर है? फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, इज इट क्लियर एवरीवन?
अब हम देखते हैं जो थियोरेटिकल पार्ट हमने फंक्शन से रिलेटेड लिखा था वो एग्जैक्टली exactly है क्या। सबसे पहले हमने लिखा था फंक्शन के लिए राइट वंस कॉल मेनी टाइम्स, करेक्ट। वो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टैक थ्योरम क्या होती है वो समझ लेते हैं। एज वी ऑल नो, आपको मेमोरी डायग्राम अगर अच्छे से याद है तो अपने मेमोरी डायग्राम में 3 पार्ट्स थे, राइट। एक पार्ट था स्टैक, दूसरा पार्ट था ग्लोबल एंड स्टैटिक, एंड तीसरा पार्ट था हीप, करेक्ट है। ये 3 पार्ट्स अपने पास थे। अभी जो हम बात करेंगे इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दी स्टैक। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ स्टैक और हीप निकालती हूँ। हम्म, एक मिनट। इस कोड को अगर मैं यहाँ पे रखूं इट विल बी बेटर। ठीक है, फॉन्ट विजिबल है। यस, सॉरी। अब इसकी मेमोरी डायग्राम देखते हैं। सो सबसे पहले अपने पास चाहिए हमें स्टैक और हीप। ग्लोबल एंड स्टैटिक का अभी हम रोल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। सो दिस इज योर स्टैक एंड दिस इज योर हीप, ठीक है। एज यू कैन सी स्टैक एक साइड से ओपन है, ठीक है। आपने कभी तो स्टैक ये वर्ड सुना भी होगा। स्टैक का वर्किंग ही ये होता है, स्टैक के लिए एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सेम रहते हैं। एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट आर सेम। जैसे क्यू रहती है, क्यू मतलब लाइन, जहां पे हम पीछे से खड़े रहते हैं और आगे से निकलते, राइट। सो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों सेपरेट होते हैं क्यू में, लेकिन इन स्टैक एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों सेम रहते हैं। तो अगर हमें किसी को भी इंसर्ट करना है तो वो इसी पॉइंट से इंसर्ट करना होगा। अब यहां से मैंने सबसे पहले आपको दिया है सी प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको दिया सीपीपी, इसके बाद मैंने आपको दिया पाइथन, देन इसके बाद मैंने आपको दिया फ्लास्क, इसके बाद मैंने आपको दिया जैंगो। क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा क्या याद रहेगा? जैंगो, फ्लास्क, पाइथन, सीपीपी और सी प्रोग्रामिंग। सबसे लास्ट आपका जैंगो का मॉड्यूल हुआ है। अच्छे से याद कौन सा मॉड्यूल रहेगा? जैंगो, करेक्ट है। परफेक्ट, क्योंकि वो लास्ट में हुआ है। स्टैक ऐसे ही काम करता है, जैसे नए नए मॉड्यूल्स आते गए हम एक के ऊपर एक वो मॉड्यूल रखते गए, लेकिन जब एक एक मॉड्यूल को बाहर निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले यहां से कौन सा मॉड्यूल जाएगा? जैंगो। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर था। मैम ये तो सबसे नीचे दिख रहा है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि अपना स्टैक हमने अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट किया ना। जो भी आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे सबसे पहले जो भी मॉड्यूल है वो पहले जाएगा। तो सबसे पहले कौन निकलेगा बाहर? जैंगो। इसके बाद कौन निकलेगा? फ्लास्क। फ्लास्क के बाद पाइथन, पाइथन के बाद सीपीपी, एंड सबसे लास्ट में सी प्रोग्रामिंग। सो एज यू कैन सी, जो मॉड्यूल सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वो मॉड्यूल सबसे लास्ट एग्जिट कर रहा है, एंड जिस मॉड्यूल ने सबसे लास्ट में एंट्री ली थी वो सबसे पहले एग्जिट हुआ। क्लियर है? दैट्स वाई स्टैक को कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेक्ट मैकेनिज्म। याद आया कुछ? यस एवरीवन, याद आया है कुछ कुछ। एंड बिकॉज ऑफ दिस इसे स्टैक कहते हैं।
पर्टिकुलर इस पार्ट को स्टैक कहने का रीजन ही ये है बिकॉज इट वर्क्स बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मॉड्यूल। क्लियर है एवरीवन? इट वर्क्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म। अब फंक्शन के साथ होता क्या है, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करना मतलब मेमोरी डायग्राम अगर आपके सामने है तो मैंने आपको कहा था डेटा सेगमेंट के ऊपर कोड सेगमेंट रहता है, याद है? डेटा सेगमेंट तो नीचे था लेकिन ऊपर कोड सेगमेंट था। यस एवरीवन? करेक्ट। तो जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शन डेफिनेशन, ये रिटर्न कोड, इसका एल्गोरिदम अपने इस कोड सेगमेंट में लिखा जाता है। तो एडिशन का फंक्शन ये आपके कोड सेगमेंट में चला जाता है, ठीक है? देन सब्ट्रैक्शन का डेफिनेशन ये आपके सब्ट्रैक्शन के मतलब कोड सेगमेंट में सब्ट्रैक्शन इस नाम से ये ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन हो जाता है, सेव हो जाता है। अब हमने सबसे पहले ये जो भी दोनों डेफिनेशंस थी दैट इज डेफिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दोनों फंक्शन डेफिनेशन एज यू कैन सी कोड सेगमेंट में कॉपी कर ली। एग्जीक्यूशन कब होगा इन सारे इंस्ट्रक्शंस का? जब हमने कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने एडिशन फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही हम एडिशन फंक्शन को कॉल करते हैं, एडिशन इस फंक्शन की स्टैक फ्रेम यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है? फिर हम एडिशन फंक्शन में एंट्री लेंगे। एडिशन फंक्शन में एंट्री लेते ही हमने क्या डिफाइन किया है, num1 num2 इज इक्वल्स टू 10, 20। अब हीप पे यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी 100th पोजीशन पे टू स्टोर 10। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी एट 200 लोकेशन टू स्टोर 20। फिर इस एडिशन इस फंक्शन की स्टैक फ्रेम में है num1 जिसके पास एड्रेस है 100, देन num2 जिसके पास एड्रेस है 200। तो num1 पॉइंट कर रहा है 100 लोकेशन को, num2 पॉइंट कर रहा है 200 लोकेशन को, एंड ऑन सेकेंड लाइन वी आर राइटिंग sum इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो यहाँ पे sum वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, जो भी एडिशन है उसे होल्ड करने के लिए हीप पे मेमोरी एलोकेट होगी फॉर एट 300 लोकेशन। सम वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 300, तो सम वेरिएबल पॉइंट कर रहा है 300 लोकेशन पे। एंड लास्ट लाइन पे हम यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज सम ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल्स टू सम, ठीक है? अब लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद अपने एडिशन इस फंक्शन का जो भी इंप्लीमेंटेशन था वो कंप्लीट हो गया। करेक्ट है? ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हुआ। कैसे पता चला? यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं है, जब तक इंडेंटेशन है तब तक ये पूरा कोड फंक्शन से बिलोंग करता है। जैसे ही इंडेंटेशन खत्म हो जाते हैं, इंडेंटेशन फॉलो नहीं होते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है? तो प्रिंट के बाद कोई भी लाइन इंडेंटेशन में नहीं है, दैट मीन्स एडिशन का फंक्शन खत्म हो गया, इंडेंटेशन नहीं है, ब्लॉक ऑफ कोड खत्म। जैसे ही ब्लॉक ऑफ कोड खत्म होता है, आपके आपके इस एडिशन फंक्शन को जो स्टैक फ्रेम एलोकेट की थी वो स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाती है। दिस स्टैक फ्रेम विल वैनिश, ठीक है? स्टैक फ्रेम वैनिश होती है मतलब क्या? जो भी मेमोरी अपने एडिशन फंक्शन को एलोकेट की थी वो सारी मेमोरी यहाँ से चली जाती है। मतलब num1 num2 num3 सारे रेफरेंसेस यहाँ से निकल जाते हैं। रेफरेंसेस निकल जाते हैं तो हीप पे मेमोरी रहेगी क्या? क्या लगता है? हीप पे मेमोरी रहेगी क्या? नो। क्यों? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर आके विदाउट रेफरेंस वाले सारे वैल्यूज यहाँ से लेकर चला जाएगा। क्लियर है? देन उसके तुरंत बाद वी आर कॉलिंग सब्ट्रैक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम ओपन होगी, न्यू स्टैक फ्रेम। अगेन सेम प्रोसीजर, num1 num2 को वैल्यू डिफाइन करना, असाइन करना, num1 माइनस num2 कैलकुलेशन करना, वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट सब वेरिएबल में स्टोर करना, एंड एट द एंड जो भी आउटपुट है वो आउटपुट प्रिंट करना। जैसे ही सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, सब्ट्रैक्शन इस फंक्शन की स्टैक फ्रेम भी वैनिश हो जाएगी। समझ में आ रहा है?
यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? करेक्ट देवयानी। सॉरी, मैंने आई थिंक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहा था। आई एम सो सॉरी। यस, जो भी स्टैक सबसे लास्ट में इंसर्ट होगी वो सबसे पहले बाहर आएगी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। परफेक्ट। क्लियर है? यस। अब आप ये कह सकते हो कि मैम एडिशन में हमने नम वन नम टू डिफाइन किया था, फिर सब्ट्रैक्शन में फिर से नम वन नम टू लिखने की क्या जरूरत? बट यूजिंग दिस मेमोरी डायग्राम आपको ये समझ में आया होगा कि एडिशन इस फंक्शन का काम खत्म होते ही नम वन और नम टू, इसका जो एग्जिस्टेंस था वो खत्म हो जाता है, राइट? एग्जिस्टेंस खत्म, तो नम वन नम टू हमें फिर से डिफाइन करने ही होंगे। ओके एवरीवन। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो एडिशन फंक्शन अलग है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन अलग है। इट जस्ट लाइक टू डिफरेंट होम। एडिशन मतलब एक घर है, सब्ट्रैक्शन मतलब दूसरा घर है। तो कोई भी मतलब एक घर से दूसरे घर का जो भी सामान है वो हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा ही है। सब्ट्रैक्शन फंक्शन डायरेक्टली एडिशन फंक्शन के कोई भी वेरिएबल्स यूज कर सकता है क्या? नो। क्यों? क्योंकि एडिशन फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करोगे दोज आर लोकल वेरिएबल्स। दिस इज नोन एज लोकल वेरिएबल्स। ठीक है? लोकल मतलब जहां के है वहां के। तो एडिशन फंक्शन में जो वेरिएबल्स है वो लोकल है। सब्ट्रैक्शन फंक्शन में जो वेरिएबल्स है अगेन वो वेरिएबल्स भी लोकल वेरिएबल्स है। लोकल वेरिएबल्स मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक ऑफ कोड में यूज हो सकते हैं। एडिशन इज अ फंक्शन, फंक्शन इज नथिंग बट ब्लॉक ऑफ कोड। तो फंक्शन से रिलेटेड जो भी कोड है सिर्फ वहीं पे हम नम वन नम टू यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए जो ब्लॉक ऑफ कोड है सिर्फ वहीं पे हमने डिफाइन किए हुए नम वन नम टू काम कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा और कहीं पे भी काम नहीं करेंगे। अब लोकल तो बता दिया, फिर ग्लोबल क्या होता है? अभी तक सारे कोड में हम जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते आ रहे हैं वो सारे वेरिएबल्स जैसे कि ये नम, ये सारे वेरिएबल्स ग्लोबल हैं। ठीक है? दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। तो आप ग्लोबल वेरिएबल्स को किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, बट दीज आर लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स सिर्फ और सिर्फ डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड में ही यूज कर सकते हैं। नोट किया है सबने अभी जो मैं कह रही हूँ? ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी accessible from anywhere. Local variables can be accessed in defined block of code only. ठीक है? चलो, फटाक से टाइप वन आपके लैपटॉप में इम्प्लीमेंट कर लो, फिर हम टाइप टू देखते हैं। जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन चैट बॉक्स में टाइप कर लो तो मुझे पता चलेगा।
यस, चेतन, प्रेमराज। अच्छा, हर्षदा है। ठीक है। चेतन कंप्लीट हुआ। ओके। टाइप 2 देखे। यस एवरीवन। टाइप 2 में जाने से पहले अपना जो कल का मेन्यू ड्रिवन कोड है ना, वो देख लेते हैं। उसमें मॉड्यूलरिटी और रीडेबिलिटी कैसे आएगी। सो कॉपी कर लेती हूँ। तो ये अपना कल का कोड है एंड वी वांट टू मेक इट, इसे हमें रीडेबिलिटी देनी है, यहाँ पे मॉड्यूलरिटी चाहिए, रीयूजेबिलिटी चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेगी, जैसे कि चॉइस वन का काम क्या है, सम ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ जितना जो भी कोड है अपना, वो कोड हम यहाँ से उठाएंगे, कंट्रोल एक्स। यहाँ पे मैं सिर्फ एक फंक्शन कॉल करूंगी, दैट इज सम ऑफ डिजिट। ठीक है। अभी हम टाइप 1 देख रहे हैं, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे, सिर्फ फंक्शन कॉल करेंगे, दैट इज सम ऑफ डिजिट। फंक्शन कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन पहले वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, सो लेट्स डिफाइन इट। सो डेफ सम ऑफ डिजिट। कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया तो कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं करेंगे। हिट एंटर एंड पेस्ट दी कोड। जो भी कोड हमने लिखा था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। इंडेंटेशन बहुत मैटर करते हैं, तो इंडेंटेशन प्रॉपर रखना। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट से रिलेटेड कोड था वो हमने कॉपी पेस्ट करके रख दिया। ठीक है। जैसे मैंने कहा, नम इज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल है तो हम उसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो नम वेरिएबल मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया, दैट्स वाई सम ऑफ डिजिट में मैं डायरेक्टली नम वेरिएबल को एक्सेस कर पा रही हूँ। मुझे कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग है क्या? नो। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिफाइंड ग्लोबली। तो ग्लोबल वेरिएबल्स कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक ऑफ कोड में ही हमें इम्प्लीमेंट यूज करने आएंगे। आफ्टर दैट, दिस इज द लॉजिक फॉर प्राइम नंबर। सो लेट्स कॉल द फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे सिंपल मैंने फंक्शन नेम दे दिया प्राइम। बेसिकली मैं प्राइम फंक्शन को कॉल करना चाह रही हूँ। लेट्स डिफाइन इट। सो डेफ प्राइम एंड कॉपी पेस्ट द कोड। ठीक है। क्लियर है एवरीवन? अब चॉइस 2 के लिए मैंने सिर्फ प्राइम नंबर के फंक्शन को कॉल किया। सेम गोज विथ चॉइस 3। चॉइस 3 में मेरे पास एमस्ट्रॉन्ग नंबर था, मैंने यहाँ से उठा लिया। यहाँ पे मैंने एक सिंपल फंक्शन नेम दे दिया, फंक्शन कॉल दे दिया, दैट इज एमस्ट्रॉन्ग। मैंने फंक्शन कॉल किया है, लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन। तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करूंगी। तो यहाँ पे आएगा डेफ एमस्ट्रॉन्ग एंड कॉपी पेस्ट द कोड। की इंडेंटेशन मैंने प्रॉपर नहीं दी है, इसलिए टाइम जा रहा है। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है मैम। 2D global variables have to be after function definition, not necessary दिव्यानी। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन डेफिनेशन से पहले भी हो सकते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के बाद भी हो सकते हैं, बट यस, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन कॉल से पहले होने चाहिए। ठीक है। कोई भी फंक्शन कॉल करने से पहले हमें ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं।
अब आप देख सकते हो अपना कोड बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हुआ। चॉइस 1 सम ऑफ डिजिट को कॉल करो, चॉइस 2 प्राइम नंबर को कॉल करो, चॉइस 3 एमस्ट्रॉन्ग को कॉल करो, चॉइस 0 तो यहाँ पे थैंक यू प्रिंट करके लूप को ब्रेक कर दो। दिस इज नोन एज रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मिल गई। हर एक टास्क हमने सेपरेटली डिफाइन किया, सो दिस इज नोन एज मॉड्यूलैरिटी। हमें मॉड्यूलैरिटी भी मिल गई। ओके, सो रीडेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है एवरीवन? नाइस। आगे बढ़े। टाइप 3 देखे, सॉरी टाइप 2 देखे। ओके, टाइप 2 क्या है अपना? परफेक्ट। विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगेन विदाउट पैरामीटर है। अगर हम एज ए इनपुट कुछ नहीं दे रहे तो सारे इनपुट हमें खुद से लेने होंगे। ठीक है, सबसे पहले अगेन सेम फंक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज एडिशन। यहाँ पे विदाउट पैरामीटर बोला है तो पैरामीटर पास नहीं करेंगे। दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन कॉल। देन लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग द फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करना है, सो विल यूज डेफ कीवर्ड। डेफ एडिशन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। पैरामीटर कोई पास नहीं किए तो हमने कुछ रिसीव नहीं किए। देन कोलन। अब मुझे एडिशन का टास्क एग्जीक्यूट करना है, बट एडिशन एग्जीक्यूट करने के लिए, एडिशन परफॉर्म करने के लिए मेरे पास सबसे पहले कुछ वैल्यूज होना जरूरी है, एंड उन वैल्यूज को होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स होना जरूरी है। सो विल राइट num1 इज इक्वल्स टू 10, num2 इज इक्वल्स टू 20। अब मुझे वैल्यूज मिल गए। अब आगे जाके मैं कुछ तो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ, दैट इज सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। करेक्ट है? एंड यहाँ पे उन्होंने बताया है विदाउट पैरामीटर, तो मैंने पैरामीटर तो पास नहीं किए, बट विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप कहाँ है? अब जब हम कहते हैं विथ रिटर्न टाइप, इसका मतलब होता है कि हमें फंक्शन से कुछ तो वैल्यू रिटर्न करनी है। अब फंक्शन का काम क्या था? एडिशन करना। तो क्या लगता है फंक्शन ने रिटर्न क्या करना चाहिए? परफेक्ट, सम। तो अब अगर किसी भी फंक्शन से आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न। सो विल यूज रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न सम। एडिशन कर रहे थे, सो ऑब्वियस है एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए? एडिशन। तो जो भी एडिशन है वो हमने स्टोर की है सम वेरिएबल। तो अगर हम रिटर्न सम कहते हैं तो यहाँ पे सम वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न तो होगी। चलो लेट्स टेक इट ऑन दी वन नोट सो दैट मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूंगी। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आएगा अपना स्टैक और अपना यस। तो ये है अपना स्टैक, ये है अपना हीप। जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद वो कहाँ पे चला गया? अपनी कोड सेगमेंट में कॉपी हो गया। तो जो भी डेफिनेशन है वो कोड सेगमेंट में है। जहां से मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ इस एरिया के लिए भी मेरे स्टैक पे कुछ मेमोरी एलोकेट होती है। यूजिंग दिस स्पेस
मैं क्या कर रही हूँ, एडिशन फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। द मोमेंट आई कॉल द फंक्शन, जैसे ही मैं एडिशन फंक्शन को कॉल करूंगी, एडिशन फंक्शन के लिए यहाँ पे स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन हो गई। एडिशन फंक्शन में एंट्री करते ही हमने num1 num2 दो वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज की है। सो num1 इसे फॉर एग्जांपल 100th लोकेशन पे वैल्यू असाइन हो गई, दैट इज 10। देन num2 इसे 200th लोकेशन पे वैल्यू असाइन हो गई, फॉर एग्जांपल 20। देन हम कर रहे हैं 10 प्लस 20 दैट इज 30, तो यहाँ पे है 30, इसका मेमोरी लोकेशन है 300 और ये हम होल्ड कर रहे हैं यूजिंग सम वेरिएबल, तो यहाँ पे है 300। ठीक है, व्हेन वी से रिटर्न सम, तो सम वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न होगी। ठीक है, तो सम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 30। एड्रेस 300 है लेकिन उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, वो है 30। तो अपने एडिशन इस फंक्शन से क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे 30 ये वैल्यू। सो एडिशन फंक्शन ने आपको वैल्यू रिटर्न की है 30। एज वी ऑल नो, जो भी वैल्यू हम रिटर्न करते हैं वो अगर किसी वेरिएबल से होल्ड नहीं की तो वो कहाँ पे रहेगी, जो भी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे वो अगर मैंने किसी वेरिएबल की हेल्प से स्टोर नहीं की तो कहाँ पे रहेगी, डमी। करेक्ट है, डमी वेरिएबल याद है या भूल गए? जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है, तब हमने डमी का जिक्र किया था, याद आ रहा है? यस, तो जैसे ही मैंने लिखा रिटर्न सम, तो 30 ये वैल्यू रिटर्न तो हो गई लेकिन कहाँ पे है, डमी में। डमी एक्सेसिबल होता है क्या, डू वी हैव एक्सेस टू डमी वेरिएबल्स? नो। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा वैल्यूज को यूजिंग वेरिएबल स्टोर करना होता है। अब जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो कहाँ पे रिटर्न हुई, जहां से फंक्शन कॉल किया वहीं पे रिटर्न हुई। आप जहां से फंक्शन कॉल करते हो वहीं पे वैल्यू रिटर्न होती है। तो वैल्यू रिटर्न आ रही है तो उसे स्टोर करना अपना काम है। तो हम यूजिंग वन वेरिएबल उस वैल्यू को रिसीव करेंगे, जैसे मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू 30। ये वैल्यू किसकी वजह से मिली थी, एडिशन फंक्शन कॉल की वजह से। यूजिंग एडिशन फंक्शन कॉल जो भी वैल्यू हमें रिटर्न हुई है वो हमने स्टोर की यूजिंग रिजल्ट वेरिएबल, मतलब जहां से फंक्शन कॉल किया था वहां पे रिजल्ट वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। यूजिंग रिजल्ट वेरिएबल वी आर गोइंग टू स्टोर 30, लेकिन 30 कहाँ पे है, हीप मेमोरी लोकेशन पे। 30 का एड्रेस है अपने पास विच इज 300। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी वैल्यू डमी में रिसीव की थी विच इज 30, वो वैल्यू हमने रिजल्ट वेरिएबल को असाइन की। बट एज वी ऑल नो 30 ये वैल्यू हीप पे रहेगी और अपना रिजल्ट वेरिएबल इस 300 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। क्लियर है? द मोमेंट एडिशन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है, एडिशन फंक्शन की जो स्टैक फ्रेम है वो स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगी। जैसे ही स्टैक फ्रेम वैनिश होती है, जिस भी मेमोरी लोकेशन को num1 num2 पॉइंट कर रहे थे, सम पॉइंट कर रहा था, वो सारे रिलेशंस ब्रेक हो जाएंगे। अब अपने पास ये 10 और 20 ऐसी वैल्यूज है जिन्हें कोई भी पॉइंट नहीं कर, तो कुछ समय के बाद गार्बेज कलेक्टर आके इस पूरे मेमोरी को क्लीन करके जाते हैं। 300 लोकेशन पे जो मेमोरी है वो क्लीन नहीं होगी बिकॉज अपना ये रिजल्ट वेरिएबल अभी भी उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है एवरीवन? सो जब भी आप किसी फंक्शन से अगर कोई वैल्यू रिटर्न करते हो, तो जहां पे अपने फंक्शन कॉल किया था
आपको कंपल्सरी वहां पे वो वैल्यू रिसीव करना होगा। ठीक है, इट इज मैंडेटरी। अगर आप कुछ वैल्यू रिटर्न करते हो तो उसे रिसीव करना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास दो वेरिएबल्स थे, उनकी एडिशन हो गई, जो भी आंसर है वो हमने रिटर्न भी कर दिया। लेकिन जब तक हम वो आंसर प्रिंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता चलेगा क्या आंसर क्या है। सो वी हैव टू राइट प्रिंट। अब यहाँ पे हम मजा देख सकते हैं, सम ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल्स टू रिजल्ट, क्योंकि अब हमें पता है रिजल्ट वेरिएबल में आंसर है। एज यू कैन सी, num1 और num2 इन दो वेरिएबल्स को एरर है, करेक्ट है। बट num1 num2 तो हमने डिफाइन किए हैं, लेकिन वो कहाँ पे है, फंक्शन के अंदर। और किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सो इट बिकम्स लोकल वेरिएबल, करेक्ट है। यस, और लोकल वेरिएबल्स उस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर कहीं पे भी एक्सेसिबल होंगे क्या, नहीं। एंड इसीलिए जब हम num1 num2 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तब हमें एरर आ रहा है। क्लियर है। सो नाउ वी कैन प्रिंट ओनली sum is equals to result। क्लियर है एवरीवन। चलो, टाइप 2 का कोड विथ मेमोरी डायग्राम एंड सेम विथ टाइप 1। ओके, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों भी कोड विथ मेमोरी डायग्राम लिखने हैं आपको। पहले नोटबुक में लिखो, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करो। आपके पास ये नोट्स होने चाहिए नोटबुक में। ऐसे कोड है, साथ में मेमोरी डायग्राम है, कोड है, साथ में मेमोरी डायग्राम है। ठीक है।
यस, टाइप 2 कंप्लीट है एवरीवन। डन। टाइप 1 और टाइप 2 सबको क्लियर है? एनीवन एनी डाउट इन टाइप 1 टाइप 2? फंक्शंस की असाइनमेंट शेयर कर दूं मैं ग्रुप पे? सॉरी, ग्रुप पे नहीं, ड्राइव पे अपलोड करूंगी, ठीक है? चलो, सो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टाइप से फंक्शन के असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। टास्क क्लियर है? टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टाइप से फंक्शन के असाइनमेंट में दिए हुए सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके? एंड ड्राइव पे कहाँ अपलोड होते हैं? ओह, एक मिनट, हाँ स्नेहल। आपको हर रोज एक कैलेंडर इवेंट आ रहा है, राइट? स्क्रीन विजिबल है? एक मिनट बस। हाँ, तो एज यू कैन सी ये आपका कैलेंडर इवेंट है। इस कैलेंडर इवेंट पे यहाँ पे नोट्स लिखा है। इस नोट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक ड्राइव आपके सामने ओपन होती है। तो यहाँ पे असाइनमेंट्स में सारे असाइनमेंट्स है, डेमोज एंड क्लास नोट्स में नोट्स है, नोट्स एंड पीडीएफ में सारे फर्स्ट बीट के डॉक्यूमेंटेड नोट्स है। डेमोज एंड क्लास नोट्स में आपको जो भी मैं कोड इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ या ये वन नोट में मैं जो नोट्स निकालती हूँ, ये सारे नोट्स आपको इस सेकेंड फोल्डर में मिल जाएंगे। ठीक है? यहाँ पे अभी तक सारे डेट वाइज नोट्स हैं एंड टॉपिक वाइज फोल्डर्स है सारे कोड के। सेम विथ असाइनमेंट्स, यहाँ पे असाइनमेंट्स में आपको सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। ओके स्नेहल? ऐसे नहीं होगा साक्षी, सबको एक्सेसिबल हो। एक बार फिर से चेक करो। चेक करो, और जो भी एरर आ रहा है ना उसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सअप करो। ठीक है, फिर मैं आगे का बताती हूँ। यस। चलो, अभी के लिए स्टॉप करें? यस एवरीवन? यस। चलो, बाय बाय।